हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे क्या? इंडिकेटर्स। नहीं, एक बार सारा रिवीजन देखो एक बार। 2 मिनट लगेंगे, ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। लास्ट क्लास में हमने इंडिकेटर्स पढ़े। और इंडिकेटर्स कौन होते हैं? वो सब्सटेंस होते हैं जो हमको ये पता करने में मदद करें कि ये सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है। तो इंडिकेटर्स जो होते हैं हमारे पास, कितने प्रकार के बताए थे मैंने? 3। कौन कौन से? एक नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। दूसरा आर्टिफिशियल बोल दो या सिंथेटिक इंडिकेटर बोल दो, ठीक है। और तीसरा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो लास्ट क्लास में कुछ के कलर मैंने गलत बता दिए थे, तो मैंने घर पर जाकर के रिसर्च करी, तो सही कलर क्या है दोबारा देखो, इसीलिए दोबारा बता रहा हूँ। तो पहले हमने पढ़े थे कौन से? नेचुरल इंडिकेटर्स। क्या पढ़े हमने? तो नेचुरल इंडिकेटर्स में क्या क्या पढ़ा हमने? पहले नंबर पे लिटमस, ठीक है। दूसरे नंबर पे टर्मरिक, ठीक है। और ये रेड कैबेज जूस लिख दो आप इसको। और द नेक्स्ट वन इज चौथे नंबर पे चाइना रोज। क्या आप लोगों ने चाइना रोज की पिक्चर देखी घर पे जाकर के? सब बच्चों ने देख रखा है पर चाइना रोज, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने ना देखा देख रखा हो। पर अब कौन घर पे जाकर के एक बार गूगल पे डाल के देखिए पिक्चर ऑफ चाइना रोज। ठीक है। कभी आप किसी गली में से गए हो और उस पेड़ के ऊपर ना गुलाबी गुलाबी से फूल हो और बहुत सारे फूल हो, है ना, और आधे से ज्यादा फूल तो जमीन पे पड़े हो, बधाई हो, वही हमारे क्या है? चाइना रोज। सबने देख रखे हैं वो। ठीक है। मैं आज ना इनके कलर ना कुछ अलग तरीके से लिखूंगा, जैसे कि पहले इनका कलर न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल स्टेट में इनका क्या कलर होता है? मतलब न्यूट्रल स्टेट का मतलब ये भी कह सकते हैं हम, इनका ओरिजिनल कलर क्या है। ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे ये एसिडिक मीडियम में क्या कलर शो करते हैं। और तीसरे नंबर पे ये बेसिक मीडियम में क्या कलर शो करते हैं। लिखेगा कोई नहीं, आज की वीडियो डाल दूंगा मैं, अपने आप इसमें से कर लेना, ठीक है भाई। तो बताओ बहन, लिटमस का ओरिजिनल कलर क्या बताया था मैंने? पर्पल। तो लिटमस का ओरिजिनल कलर हो गया हमारा पर्पल। ठीक है। जब इसको एसिडिक मीडियम में डिप करते हैं, कौन सा कलर शो करता है ये शो करता है हमको रेड। बेसिक मीडियम में कौन सा कलर? ये ब्लू कलर शो करता है, वेरी गुड। ये लिटमस हो गया हमारा। टर्मरिक। टर्मरिक का ओरिजिनल कलर क्या है? ये टर्मरिक है। टर्मरिक का न्यूट्रल स्टेट में मतलब ओरिजिनल कलर क्या बताया था मैंने? येलो। एसिड में नो चेंज मतलब अभी भी येलो है। और बेस में रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। रेड कैबेज जूस। तो रेड कैबेज जूस का ओरिजिनल कलर क्या होता है जल्दी बताओ? इसका ओरिजिनल कलर होता पर्पल या फिर वॉयलेट। घर पे जाओ, रेड कैबेज जूस की फोटो देखो कैसी होती है। आज की वीडियो में सब डाल दूंगा, सब देख लेना, ठीक है भाई। तो इसका ओरिजिनल कलर या तो पर्पल होगा या फिर वॉयलेट होगा। और जब आप रेड कैबेज जूस को किसमें डिप करोगे? एसिडिक मीडियम में, तो ये रेड या फिर पिंक कलर शो करेगा। और बेस में कौन सा कलर शो करता है? ये ग्रीन या फिर येलो। ठीक है भाई। तो ये हमारा रेड कैबेज जूस है। और द नेक्स्ट वन इज चाइना रोज। तो चाइना रोज का जो ओरिजिनल कलर है वो है लाइट पिंक। क्या कलर है इसका? हल्का पिंक। ठीक है। और अगर आप इसको किस में एडिट करोगे? एसिडिक मीडियम में, तो कौन सा कलर शो करता है ये? मैजेंटा। मैजेंटा मैंने क्या बताया था? मैजेंटा, मैजेंटा का मतलब लिख दो यहाँ पे साइड में, डार्क पिंक। मैजेंटा का मतलब डार्क पिंक होता है भाई, बहुत ही ज्यादा डार्क पिंक। जैसे इस भाई ने शर्ट पहन रखी इस प्रकार से, मतलब ये पर्पल है, इससे हल्का सा और ऊपर आ जाओ डार्क पिंक। ठीक है। और अगर आप इसको बेसिक मीडियम में डिप करोगे तो ये ग्रीन कलर शो करेगा। ये कौन हो गए हमारे? ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़े थे? सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। भाई बात है नहीं बिल्कुल भी। तो एक एक करके सबके नाम बताओ। फिनोक्सिलिन, वेरी गुड। PHENOLP, THALEN, ये फिनोक्सिलिन हो गया हमारा। दूसरे नंबर पे मिथाइल ऑरेंज। और कुछ बताया था मैंने इसमें? बताओ। और कुछ बताया था? दो ही बताए थे, ठीक है, आपको भी दो याद रखना है। और इनको इनके भी कलर हम किस किस मीडियम में पढ़ेंगे? न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल स्टेट में इनके क्या कलर होंगे? एसिडिक मीडियम में इनके क्या कलर होंगे? ठीक है भाई। और अगला, इनके बेसिक मीडियम में क्या कलर होंगे? ठीक है।
क्या हो गया? कुछ लग रहा है पीछे? क्या लग रहा है? कीड़ा? कोई, अरे कोई बात नहीं, कीड़ा ही तो है कुछ। चलो कोई बात नहीं। तो कीड़ा है, कीड़े से मैं डरता नहीं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो भाई, फिनोक्सिलिन के क्या क्या कलर बताए थे मैंने, बताओ। ट्रांसपेरेंट। तो फिनोक्सिलिन है हमारा न्यूट्रल स्टेट में क्या, कलरलेस। और ये एसिडिक मीडियम में कैसा रहता है, कलरलेस। और बेसिक मीडियम में पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और मिथाइल ऑरेंज, जल्दी बताओ। मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर है ऑरेंज। और एसिडिक मीडियम में रेड या फिर पिंक। और बेसिक मीडियम में येलो। ठीक है भाई, ये हमारा क्या है, ये मिथाइल ऑरेंज। और बाकी हमने क्या पढ़े थे, बाकी हमने पढ़े थे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स किस पे वर्क करते हैं, हाँ वर्किंग ऑन, ये स्मेल पे वर्क करते हैं। तो हमने क्या क्या ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर पढ़े थे, अनियन जूस, और बताओ, और ये वनीला एसेंस। बच्चों बातें मत करो प्लीज, पता है डिस्टरबेंस हो रही है। और तीसरे नंबर पे क्या पढ़ा था हमने, क्लोव ऑयल। तो कोई बच्चा मुझे बताएगा ये क्या क्या होते हैं, अनियन जूस, प्याज का रस, वनीला, आप जानते हो वनीला मतलब फ्लेवर वगैरह आइसक्रीम में खूब डलते हैं, क्लोव ऑयल, लौंग का तेल। ठीक है भाई। तो एसिडिक मीडियम में इनकी स्मेल में क्या चेंज आता है, और बेसिक मीडियम में इनकी स्मेल में क्या चेंज आता है, जल्दी बताओ। एसिडिक मीडियम में इनकी स्मेल, जो जो इनकी स्मेल होती है वो जैसी की तैसी रहती है, मतलब नो चेंज, मतलब नो चेंज इन स्मेल। ठीक है। और जैसे इनको बेसिक मीडियम में डालेंगे तो इनकी स्मेल क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो स्मेल डिसअपियर लिख दो, क्या लिख दो, स्मेल जो होगी उनकी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ठीक है। तो ये सारे हमारे जो इंडिकेटर्स हैं वो कौन से इंडिकेटर हैं, ये ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स हैं। ये आपको समझ में आ गया। तो ये जो दोबारा बता रहा हूँ, जो बच्चे भी आए हैं, ये जो न्यूट्रल वाले हैं, न्यूट्रल मतलब इनका जो ओरिजिनल कलर है वो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये इनका ओरिजिनल ओरिजिनल कलर है। इनको एसिड में डिप करोगे तो एसिडिक मीडियम में ये कलर दिखाएंगे, और बेसिक मीडियम में ये कलर दिखाएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद हमने कल हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, ये कई डाइज का मिक्सचर होता है, मतलब कई प्रकार की डाइज होती हैं वो आपस में मिक्स करके एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करा जाता है। और उसको मतलब एक पेपर के ऊपर लगा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, पीएच पेपर। हाँ पीएच पेपर, पहले पीएच पेपर बनेगा। और पीएच पेपर को हम एसिडिक न्यूट्रल बेसिक किसी भी मीडियम में डिप करेंगे, और डिप करने के बाद हमको कुछ ना कुछ कलर शो करेगा, है ना। और उस कलर को हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि इस सब्सटेंस का इतनी पीएच वैल्यू है, ये एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा। तो लास्ट क्लास में क्या बताया था, अगर पीएच वैल्यू कहां से कहां तक हो, 1 से 7 के बीच में, तो फिर एसिडिक होगा। और अगर 7 से ज्यादा है और 14 से कम है, 7 से 14 के बीच में, तो बेस माना जाएगा। और जिसकी पीएच वैल्यू एग्जैक्ट 7 के बराबर होगी वो कैसा होगा, वो ना ही तो एसिड होगा ना ही बेस होगा, मतलब न्यूट्रल होगा। ठीक है। और मैंने आप लोगों को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या पढ़ाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच कितना हो सकता है, सबसे कम कर दो 1, वेरी गुड। और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस क्या पढ़ा है मैंने, कास्टिक सोडा, है ना, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 14, तो मतलब इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होगी। ठीक है। और ये जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो कास्टिक सोडा है, ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा कोरोसिव हैं। अगर मैं इनको किसी मेटल के ऊपर डाल दूंगा ना, मेटल को भी गला देते हैं ये। कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और, ठीक है भाई। तो देखो बहुत ही कमाल की बात है, अगर मैं किसी मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर रखता हूँ तो वो उस मेटल को गला देगी, डिग्रेड कर देगी उस मेटल को। और वही बिल्कुल प्योर HCl कहाँ पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर। ये बात हमने कौन से चैप्टर में पढ़ी थी, लाइफ प्रोसेस में। तो लाइफ प्रोसेस में हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक के अंदर एक लेयर होती है, म्यूकस की लेयर। वो म्यूकस की लेयर स्टमक को प्रोटेक्ट करके रखती है, किससे, HCl से। मतलब कहने का मतलब ये है, ये हमारा क्या है, ये HCl है, वो HCl कह रहा हूँ, ये स्टमक है। और यहाँ पर एक लेयर होगी किसकी, एक प्रोटेक्टिव लेयर होगी किसकी, म्यूकस की। ठीक है। और इसके ऊपर क्या भरा होगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिल्कुल भी संपर्क में नहीं है किसके, जो हमारा स्टमक की जो अंदर की सतह होगी, उस अंदर की सतह को हम क्या बोलेंगे, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। जो स्टमक की अंदर की सतह होगी उसमें क्या नाम दे रहा हूँ, इनर लाइनिंग ऑफ
इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, ठीक है भाई। तो ये जो स्टमक की जो इनर लाइनिंग है ये बिल्कुल दूर है किससे, एचसीएल से। किससे, तो इसके बीच में कौन है भाई, कुल मिलाकर के मैं इस टॉपिक को क्लोज कर रहा हूँ। म्यूकस हमारे स्टमक को एचसीएल के प्रभाव से बचाता है, ठीक है, ध्यान दे लो। हम कल पढ़ रहे थे यूनिवर्सल, क्या पढ़ रहे थे हम, यूनिवर्सल इंडिकेटर। और यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, पीएच स्केल। तो कल को यहाँ पर जितने भी बच्चे आएंगे ट्यूशन में, 5 या 10 रुपए का पीएच पेपर आता है, पूजा बिग डिपो पे मिल जाएगा, खरीद के ले आना प्लीज। और पीएच पेपर आप लोगों को कल को पीएच पेपर खरीद के लेकर के आना है, ज्यादा नहीं, मुश्किल से 5 या 10 रुपए का आएगा बस, ठीक है। अरे नहीं, एक आध बच्चा ले आना, सब बच्चे क्या करेंगे ला करके, ठीक है। और 2-4 बच्चे क्या ले आना, लिटमस पेपर। नहीं लेके आओगे तो मैं ले आऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है भाई। तो लिटमस पेपर और पीएच पेपर दोनों लेकर के आना। आपको अगर अपने घर से कुछ लेकर के आओ, अगर किसी के घर पे विनेगर पड़ा हो, सिरका चाउमीन में डालते हैं जो, तो भाई थोड़ा सा विनेगर ले आना, ठीक है भाई। और हाँ, और अगर किसी के घर में वो पड़ा हो सोडा, वो खाने में डालते हैं बेकिंग सोडा, तो वो उठा के ले आना। तो 4 आइटम मंगाए मैंने, कौन कौन से, तो बेकिंग सोडा, विनेगर, लिटमस पेपर, पीएच पेपर। सारे सामानों को अगर मैं ऐड करूँ ना, सबकी कुल कीमत 20 रुपए बनती है। 5 रुपए का क्या, सिरका महंगा था बहन, 5 रुपए का सिरका ना थैली भर के देता चौमिन वाला, इसे पता है। देखो चल, हमारा पीएच पेपर है वो, ये हमारा पीएच स्केल है, क्या ये, पीएच स्केल। और यहाँ पर ना सभी मतलब अलग अलग मटेरियल है हमारे पास, और सबकी यहाँ पे पीएच वैल्यू लिखी हुई है। अच्छा, पीएच करता क्या है, क्या नापता है, एच पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन, कि किसी मटेरियल में कितनी एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है। देखो इधर मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया भी था भाई, ये हमारे पास 2 बर्तन है, ये हमारे पास बीकर ए है और ये हमारे पास बीकर बी है, और इन दोनों बीकर के अंदर क्या भरा हुआ है, सॉल्यूशन क्या भरा हुआ है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, इसके पास एच पॉजिटिव आयन बहुत ज्यादा है, इसके पास एच पॉजिटिव आयन बहुत ही ज्यादा है, ठीक है भाई। और ओ एच नेगेटिव आयन कैसे है इसके पास, थोड़े बहुत। और इसके पास एच पॉजिटिव आयन कैसे हैं, कम है। ज्यादा क्या है इसके पास, ओ एच नेगेटिव आयंस, इसके पास ज्यादा क्या है, ओ एच नेगेटिव आयंस। तो मुझे बताओ, जिसके पास जितने ज्यादा एच पॉजिटिव आयंस होंगे ना, वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो मुझे बताओ, ए में और बी में ज्यादा एसिडिक कौन है, जाहिर सी बात है ए है। तो भाई ये हमारा ज्यादा एसिडिक है, मोर एसिडिक। और जहां पर हमारी एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम है, मतलब दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, ओ एच नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारा मोर बेसिक होगा। ज्यादा एच पॉजिटिव आयन तो एसिडिक, और अगर कम एच पॉजिटिव आयन तो बेसिक। और दूसरे तरीके से हम बोले इसको, अगर कम ओ एच नेगेटिव आयन तो एसिडिक, और अगर ज्यादा ओ एच नेगेटिव आयन बेसिक, ठीक है भाई। तो जो हमारा पीएच स्केल होता है वो पता क्या करता है, वो मेजर करता है क्या, मेजर कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयंस। ये एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन नापता है कि मतलब एच पॉजिटिव आयन कितनी मात्रा में है। और यहाँ पर पीएच वैल्यू निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो पता क्या होता है, माइनस के लॉग और ब्रैकेट में कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयंस। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा सिलेबस से बाहर जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने आपको लॉग पढ़ाया, लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या पढ़ाया मैंने यहाँ पे आप लोगों को, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन ना 12th वालों तक को समझ में नहीं आते हैं। अब यहाँ पर ये जो हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है, थोड़ा सा लॉग के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो, अभी हमारा टॉपिक क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, तो इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या बोलते हैं इनको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ किसकी, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लॉगरिथमिक फंक्शन की। तो लॉगरिथमिक फंक्शन कैसे होता है हमारे, इस तरीके से लॉग एक्स, ठीक है भाई, ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन का क्या इस्तेमाल है, इसको क्यों यूज करते हैं, जो हमारे पास बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है ना, उनको छोटा करने के लिए। क्योंकि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन थी, उनको सोल्व करने में दिक्कत आ रही थी बहुत ज्यादा। तो लॉगरिथमिक फंक्शन से हमने क्या करा, उन बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को छोटा करा, और छोटा करने के बाद अब हम उनके बीच में इजीली मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्शन कुछ भी लगा पा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, लॉगरिथमिक फंक्शन कहाँ पे। अब यहाँ पर लॉग का एक फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है हमारा। तो लॉग का फॉर्मूला क्या होता है, ये है लॉग की पावर, लॉग एक्स की पावर एन। क्या ये
log x की पावर n। तो इसका पता क्या फॉर्मूला है, जो n है वो चुपचाप कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो क्या बचेगा, क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला, n log x। मतलब जो x की पावर है ना, जो x की पावर है, ये जो n, ये सबसे आगे आ जाता है हमारा, किसके आगे आ जाएगा ये, log के आगे। तो क्या बना हमारा फॉर्मूला, n log x। और आपको दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है भाई, थोड़ा सा इधर को, थोड़ा इधर को, इधर को, तुम स्टूल खाली करो, बहन आप इधर आ जाओ, ठीक है। अगर ना दिखे किसी को तो बता देना, मैं बैठा सकता हूँ, जगह है हमारे पास, ठीक है। क्या आपको दिक्कत हो रही है, अच्छा पानी चाहिए, पहले क्यों नहीं बताइए बात। हाँ भाई, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, log 10 की वैल्यू कितनी होती है। चलो आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से आप मुझे फाइंड करके दिखाओ, log 1 लाख की वैल्यू, ठीक है, और log कितने की, log 1000 की वैल्यू, जल्दी फाइंड करके बताओ कितनी वैल्यू होगी इनकी। log 1 लाख की वैल्यू कितनी होगी, अगर log 10 की, अगर log 10 की वैल्यू कितनी है 1, तो log 1 लाख की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी। हे क्या बोलूं मैं तुम लोगों से, ये log है, 1 लाख को मैं क्या ले सकता हूँ, 10 की पावर, 5, वेरी गुड। अब यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, log x n, 5 सबसे आगे आ जाएगा, क्या क्या बनेगा हमारे यहाँ पे, 5 log 10। अब बताओ log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो क्या लिखेंगे इसको हम, 5 मल्टीप्लाई 1, तो क्या है आंसर हमारा, log 1 लाख की वैल्यू कितनी आई, 5। समझ आ गई बात। अब मुझे log 1000 की वैल्यू बताओ जल्दी से सारे बच्चे, वेरी गुड, कितना आसान है, ठीक है। तो क्या क्या है इसका आंसर हमारा, log क्या लिखेंगे इसको हम, 10 की पावर 3, 3 हमारा, तो 3 हमारा आगे रहेगा, क्या बचेगा। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, log 10 की वैल्यू 1, तो 3 इंटू में 1, लो भैया इसका आंसर क्या हो गया, लिखो से, जल्दी लिखो से, हाँ बोलो भाई, वीडियो चल रही है ना हमारी, हाँ वो चलिए, वो तो साउंड सारा हटा दूंगा मैं, साउंड की दिक्कत है, चिल्लाते रहे बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बंदो भाई, एक क्वेश्चन देखिए इधर सारे बच्चे, ये एक बर्तन के अंदर क्या भरा हुआ है, जल्दी बताओ। इसके अंदर भरा हुआ हमारा एप्पल जूस, क्या भरा हुआ है, हाँ सेब का रस। तो अब यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है किसकी, एच पॉजिटिव आइंस की, वो पता कितनी है, 10 की पावर -3, कितनी है ये, हमको कंसंट्रेशन दे रखी है एच पॉजिटिव आयन की किसके अंदर, इन एप्पल जूस, एप्पल जूस के अंदर। तो आप मुझे फाइंड करके बताओ, क्या फाइंड द पीएच वैल्यू ऑफ एप्पल जूस। भाई क्या है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन, एप्पल जूस के अंदर जो एच पॉजिटिव यानी कि कंसंट्रेशन है वो 10 की पावर -3 है। तो आप मुझे पीएच वैल्यू निकाल के दिखाओ किसकी, एप्पल जूस की। कैसे करोगे इसको, देखो इधर जल्दी से। तो पीएच वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बहन अनन्या, वेरी गुड, माइनस के लॉग और ब्रैकेट में कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आइंस। ये किसी बुक में नहीं है, अगर तुम इधर ध्यान नहीं दे रहे हो तो आज की क्लास का नाश कर रहे हो। माइनस के लॉग और कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आइंस कितनी रखी है हमको यहाँ पे, 10 की पावर -3। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला है, लॉग एक्स की पावर n, तो -3 कहाँ पे आ जाएगा हमारा, सबसे आगे। तो देखो यहाँ पर एक माइनस पहले से है, -3 सबसे आगे आ जाएगा हमारा, क्या बचेगा, log 10 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 3, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, तो भैया जो पीएच वैल्यू आई किसकी, पीएच वैल्यू ऑफ एप्पल जूस जो आई हमारी, वो कितनी आई, वो हमारी 3 के बराबर आ गई। अगर किसी की पीएच वैल्यू 3 है, वो एसिड है बेस है, तो भैया वो एक प्रकार का एसिड है। तो आप देख सकते हो जो हमारा एप्पल जूस होता है उसकी पीएच वैल्यू 3 होती है, ठीक है भाई। अच्छा अब देखो दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन देखो भाई, ये एक दूसरा बर्तन है, और इस बर्तन के अंदर पता है क्या है, इसके अंदर प्योर वाटर भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है इसके अंदर, प्योर वाटर, शुद्ध पानी बिल्कुल। और इस प्योर वाटर के अंदर जो कंसंट्रेशन है भाई, इधर ध्यान दे लो, जो कंसंट्रेशन है एच पॉजिटिव आइंस की, वो कितनी है, 10 की पावर -7 इन प्योर वाटर। तो यहाँ पर प्योर वाटर की कंसंट्रेशन कितनी है, 10 की पावर, मतलब इतने एच पॉजिटिव आयन है उस सॉल्यूशन के अंदर। तो आप मुझे फाइंड करके बताओ, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द पीएच वैल्यू, क्या लिखोगे,
फाइंड द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? इसका आंसर 7 है। वेरी गुड। तो आप समझ गए इसका मतलब। तो पीएच वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, माइनस के लॉग, और कंसंट्रेशन कितनी यहाँ पे 10 की पावर -7। तो माइनस ये वाला -7 हमारा आगे आ जाएगा, और क्या बचेगा अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉग 10, माइनस माइनस प्लस के साथ, और लॉग 10 की वैल्यू। तो भैया पीएच वैल्यू किसकी? प्योर वाटर की। पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर की पीएच वैल्यू कितनी होगी हमारी? 7। और अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 होती है तो ना ही तो वो एसिड माना जाता है, ना ही वो बेस। तो क्या है ये? एक प्रकार का, ये एक प्रकार का न्यूट्रल सब्सटेंस है हमारा। ठीक है भाई। तो आप देख सकते हो 7वें नंबर पे कौन है हमारा? आपको पीएच वैल्यू निकालनी आ गई। ठीक है भाई। अब हमने पीएच स्केल लिखा था, मैं वीडियो पे मेंशन भी कर दूंगा पीएच स्केल क्या होता है हमारा। तो ये आपके सामने पीएच स्केल। तो पीएच स्केल में जो कलर बताए थे मैंने, किसके अकॉर्डिंग बताए थे? रेनबो के अकॉर्डिंग। वेरी गुड। रेनबो मतलब क्या कलर होते हैं रेनबो के? VIBGYOR, मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इसके अकॉर्डिंग आपके कलर होंगे। ठीक है भाई। तो यहाँ पर एक बार सबकी पीएच वैल्यू देखते हैं। तो जो बैटरी एसिड होता है, या जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, उसकी पीएच वैल्यू कितनी है? देखते हो जल्दी। 0। ठीक है भाई। अगला, ये गैस्ट्रिक एसिड, इसकी पीएच वैल्यू कितनी है? 1। फिर दूसरे नंबर पे क्या हमारा? लेमन जूस, नींबू का रस, इसकी पीएच वैल्यू? एप्पल जूस 3। फिर टोमेटो जूस, टोमेटो जूस की पीएच वैल्यू कितनी है? एप्पल के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? मैलिक एसिड। एप्पल खाओगे तो मालिक बन जाओगे, मैलिक एसिड। ठीक है भाई। और आप लोगों ने देखा होगा जो लड़कियां होती है वैसे टमाटर के स्लाइस करके, या इसका घोल बना के, या टमाटर के सिर पे रख करके अपना मसाज करते हैं। तो उसके अंदर ना वो एक प्रकार की प्राकृतिक वो होगी एक तरीके से। अरे दुकान पे क्या क्या करवाते हैं चेहरे पे? फेशियल कहते हैं भैया ऑक्सी ब्लीच कर दो। हाँ, ऑक्सी ब्लीच कर दो। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं क्यों फालतू में टॉपिक को घुमा रहा हूँ इतना। टमाटर के अंदर होता है कौन सा एसिड? ऑक्जेलिक एसिड। और एप्पल के अंदर मैलिक एसिड। वेरी गुड। हाँ। और इधर देखो, इधर ये ब्लैक कॉफी, क्या ये कॉफी हल्की सी कैसी होती है? एसिडिक। इसके पीएच वैल्यू कितनी है? कितनी है? 5। वेरी गुड। मिल्क, मिल्क के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? मिल्क के अंदर कौन सा? लैक्टिक एसिड, है ना भाई। और इसकी पीएच वैल्यू कितनी है? 6। मतलब मिल्क भी हल्का सा कैसा होता है? मिल्क भी हल्का सा एसिडिक होता है हमारा। प्योर वाटर, प्योर वाटर का पीएच कितना होता है? 7 के बराबर। एग, तो जो एग एग के ऊपर एक कवर होता है व्हाइट कलर का, जिसको हम शेल बोलते हैं, शेल ऑफ द एग। तो उस एग की जो शेल होती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी होती है, तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 8। मतलब वो हल्का सा क्या होता है? बेस। ऐसे ही बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सारे दे रखे हैं आप लोगों को, और इनकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है, इसका मतलब ये बेस है। ठीक है भाई। और जो हमारा ह्यूमन ब्लड होता है, इसकी भी अपनी खुद की एक पीएच वैल्यू होती है। ह्यूमन ब्लड की भी अपनी खुद की एक पीएच वैल्यू होती है। तो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जिन भी सब्सटेंसेस हम इंटरेक्ट करते हैं, हर एक चीज की अपनी खुद की एक पीएच वैल्यू होती है। अब मेरी बात सुनो, ये हमारे क्या है? ये पहले मेरे तो है नहीं, आपके क्या है? ये बाल, हेयर। ठीक है। तो जो हेयर होता है ना, हेयर जो बाल का जो रेशा होता है, इसका इसका भी अपना खुद का पीएच वैल्यू होती है। ठीक है। और जो हमारे हेयर होते हैं, वो हल्के से क्या होते हैं? एसिडिक, है ना भाई। और हम इनको किसमें धोते हैं? शैम्पू से। और शैम्पू कैसे होते हैं? बेसिक। अगर आप बालों को शैम्पू में भिगो के रख रहे हो बहुत देर तक, तो इससे क्या होगा? आपके हेयर का पीएच वैल्यू बिगड़ जाएगी, ऊपर नीचे हो जाएगी। और बाद में धोने के बाद ना आपके बाल कैसे हो जाएंगे? रूखे रूखे हो जाएंगे, अजीब से हो जाएंगे, फीजी फीजी, फैले फैले से, बिखरे हुए से, बेकार से। ठीक है भाई। तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये बालों का पीएच से क्या लेना देना है, तो इसको देखना। तो इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई भाई। ये हमारा पीएच स्केल है। और अब इसके बाद हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर डे टू डे लाइफ। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में पीएच का क्या महत्व है, क्या पढ़ेंगे अब हम? क्या पढ़ेंगे हम? जल्दी बताओ। हाँ, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच पढ़ेंगे, पीएच की इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। लिखो से जल्दी। मेरी बात सुनो। क्या भाई, सारे बच्चे ध्यान दो, आप कोई नहीं लिखेगा कुछ भी। क्या आपने कभी कुछ टेस्टी फूड आइटम देखा है? और जब भी हम कोई टेस्टी फूड आइटम देखते हैं तो हमारे मुंह में क्या आता है? पानी आता है। वेरी गुड। तो वो जो हमारे मुंह में पानी आ रहा है, वो प्राकृतिक रूप से क्या है? वो सलाइवा। कहाँ से रिलीज हो रहा है? वो सिलेवरी ग्लैंड में से। किसमें से?
सलाइवरी ग्लैंड में से। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लाइफ प्रोसेस में। अब सलाइवरी ग्लैंड एक प्रकार का क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है भाई। तो जब भी हम किसी टेस्टी फूड आइटम को देखते हैं ना, हमारे स्टमक में भी क्या रिलीज होता है, गैस्ट्रिक जूस। क्या रिलीज होता है अपने आप। तो उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है हमारा वो। तो आपने कुछ टेस्टी फूड आइटम देख लिया, रील्स में देख लिया आपने, रील देख रहे हो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, बर्गर, चिली पटेटो, चाउमीन, मोमोज, पता नहीं क्या क्या चल रहे हैं रील्स में, और आपने वो देख लिया और आपके मुंह में पानी आ गया, वाह कितनी बढ़िया रील है। और थोड़ी देर बाद आपने फोन को साइड में बंद करके रख दिया, लेकिन आपने खाया कुछ नहीं। आपने मतलब आपने टेस्टी फूड आइटम देख लिया, लेकिन आपने खाया कुछ नहीं। आपने अपने मेटाबॉलिज्म के अंदर दो चीजें रिलीज करवा दी, मुंह में पानी और स्टमक में गैस्ट्रिक जूस। अब थोड़ी देर बाद फिर फोन उठा करके देखा आपने, फिर से वो टेस्टी टेस्टी फूड की रील चल रही है, बर्गर, किंग बर्गर, ये वो। अब उससे दोबारा क्या होगा, फिर से आपके स्टमक में क्या रिलीज होगा, HCl, गैस्ट्रिक जूस। मतलब आप ना सिर्फ देख रहे हो फूड को, टेस्टी फूड को, लेकिन खा रहे नहीं हो। तो इससे होगा क्या, आपके स्टमक में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, HCl की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है तो क्या होगा बताओ, एसिडिटी हो जाएगी भाई, भूख नहीं लगेगी। आपके स्टमक में एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है, एसिडिटी हो जाएगी, खट्टी खट्टी डकारें आएंगी, परेशान हो जाओगे, ऐसे पेट लेके बैठ जाओगे, ठीक है, हो रहा है पेट में, ठीक है भाई। तो अब हम उस एसिडिटी को ठीक कैसे करेंगे, जल्दी बताओ। इनो, तो इनो के अलावा कुछ और सोल्यूशन। हाँ मतलब मैंने आपको एक क्लास में बताया था, आप थोड़े से पानी के अंदर बेकिंग सोडा घोल लो पानी में, उसको ऐसे पी जाओ, आपकी एसिडिटी ठीक हो जाएगी बिल्कुल। और कोई तरीका है। तो जब हमने एसिडिटी के बारे में पढ़ा था, तो ये देखा था हमने कि अगर आपके एसिडिटी के अंदर क्या लेते हैं हम ज्यादातर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगर आपको एसिडिटी हो गई है तो आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की जो सिरप होती है उसका सेवन कर सकते हो, एसिडिटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ठीक है। कुल मिलाकर के अगर स्टमक में एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है तो हमको बेस लेने हैं, क्या खाने हैं हमको, और बेस के खाने से क्या होगा, वो जो एक्स्ट्रा एसिड है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, मतलब उसका पीएच लेवल अपना बैलेंस में आ जाएगा। मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है, हमारे स्टमक का अपना खुद का एक पीएच वैल्यू होती है, स्टमक की अपनी खुद की एक पीएच वैल्यू होती है। और अगर आप उल्टे सीधे जंक फूड खाओगे या फिर फूड को देख करके उसको छोड़ दोगे, ऐसे खाओगे कुछ भी नहीं, तो उस दोनों ही केस में आपकी स्टमक में क्या होगा, एसिड की मात्रा बढ़ेगी और आपको क्या हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी। और उस एसिडिटी को हम कैसे ठीक करते हैं, बाय टेकिंग सुटेबल बेस। आप बेस का सेवन करो, जैसे कि बेकिंग सोडा और इनो या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये सब हम किसका सेवन कर रहे हैं, बेस का। इससे हमारे स्टमक की एसिडिटी ठीक हो जाती है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, आप मुझे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस मतलब HCl की इंपोर्टेंस बताओ। हमारे स्टमक में जो HCl है वो क्या करता है, खाने को डाइजेस्ट करता है, और कुछ, एक तो ये भोजन को गलाने में मदद करता है, ठीक है भाई। और दूसरा, हम रोजाना पता नहीं कितने सारे पैथोजेंस, पता नहीं कितने वायरस, कितने बैक्टीरिया हमारे मुंह के अंदर, मतलब हमारे डाइजेशन के अंदर चले जाते हैं डेली, है ना। आप भाई फॉर एग्जांपल एक भोजन रखा हुआ है, उसमें मक्खी मच्छर पता नहीं कौन कौन भिन भिना रहे हैं, आप उसे उठा करके खा गए, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या एंटर करके, बहुत सारे पैथोजेंस। तो उन पैथोजेंस को मारने का कौन काम करता है, HCl। भाई जब HCl के अंदर वो सारे पैथोजन चले जाएंगे, वो ऑटोमेटिक मर जाएंगे अपने आप, ठीक है। तो हम डेली पता नहीं कितने सारे पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं, और ये पैथोजन को कौन ठिकाने लगाता है, HCl, ठीक है भाई। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो जो हमारा पहला टॉपिक था, हमारा क्या था वो, पीएच ऑफ स्टमक। क्या है पहला टॉपिक हमारा, पीएच ऑफ स्टमक। तो स्टमक के पीएच को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसकी पीएच वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो गई, किसकी पीएच वैल्यू, तो आपको एसिडिटी हो जाएगी। और एसिडिटी को कैसे ठीक करेंगे, बेस लेकर के, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो इस चीज को मैं कल पूछूंगा आप लोगों से कि कल हमने स्टमक के बारे में क्या पढ़ा था। भाई दूसरा है हमारा टूथ डिके। क्या हमारा, टूथ डिके, दांतों का सड़ना, मतलब दांत बेकार हो जाता है ना बिल्कुल। तो ये क्या है, ये ऐसा करके, ये एक ह्यूमन टीथ है, क्या है ये, ह्यूमन टीथ। और ह्यूमन टीथ के जो बाहर की जो परत होती है, ये वाली जो परत, जो ऊपर मैंने परत बनाई है इस तरीके से, जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, इस परत को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम टूथ एनेमल। क्या बोलते हैं इसको, टूथ एनेमल। और ये जो टूथ एनेमल होता है, ये हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, सबसे कठोर हिस्सा होता है हमारी बॉडी का, हड्डी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, मतलब हड्डी से भी ज्यादा हार्ड। अब अगर ये टूथ एनिमल घिस गया, अगर इसका
इरोजन हो गया, या ये मान लो आपका जो ये जो टूथ एनिमल है ये खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो आपके जो दांतों में ना क्या हो जाएंगे, एक तो आप तो मतलब कोई ठंडी गर्म चीज नहीं खा पाओगे सबसे पहली बात। मतलब जब भी कोई ठंडी गर्म चीज खाओगे तो इतनी ज्यादा सेंसिटिविटी हो जाएगी कि आपको दर्द होने लगेगा, झंझनाहट होने लगेगी। वेरी गुड, वेरी गुड, सही कह रहा है। और मेरा कहने का मतलब है अगर आपका टूथ एनिमल नहीं बचेगा तो आपके दांत बिल्कुल क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तो जब भी हम कोई शुगरी सब्सटेंस खाते हैं, शुगरी सब्सटेंस मतलब चॉकलेट, मीठा, मतलब कुछ भी है ना, आप अगर रोटी खा रहे हो ना, रोटी के अंदर भी हमारे पर्याप्त शुगर्स होते हैं, जिसको मैं ग्लूकोज बोल रहा हूँ, रोटी के अंदर भी होते हैं वो। तो आप मतलब जब भी हम भोजन इंटेक करते हैं, जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारे माउथ के अंदर पहले से कौन प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया। अभी भी तुम सबके माउथ के अंदर बैक्टीरिया होंगे बहुत सारे। तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जब हम भोजन को इंटेक करते हैं तो वो बैक्टीरिया उस फूड को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, एसिड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपके सामने मार कर रहा है ये बैक्टीरिया है, ये आगे से शुगरी सब्सटेंस खाएगा और पीछे से क्या निकाल देगा, एसिड निकाल देगा। कौन, बैक्टीरिया। क्या बताया मैंने यहाँ पे आपको, ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या क्या खाएगा, शुगरी सब्सटेंस, ग्लूकोज, शुगर का इंटेक करेगा और पीछे से क्या निकालेगा, एसिड। और वो एसिड कहाँ निकालेगा, दांतों के बीच में, स्टमक में थोड़ी नहीं है दांत, दांत कहाँ है, यहाँ बकल कैविटी में। ठीक है भाई। तो बात क्या है, वो एसिड कहाँ पर ट्रैप हो जाएगा, कहाँ फंस जाएगा, दांतों के बीच में। और अगर एसिड दांतों के बीच में है तो अब मुझे बताओ दांतों का पीएच घटेगा या बढ़ेगा, क्या होगा, दोबारा सुनो मेरी बात। ये एक बैक्टीरिया है, इसने हमारे दांतों के जो शुगरी सब्सटेंस है उनको इंटेक करा, ग्लूकोज का इंटेक करा, पीछे से क्या निकाल दिया, और वो एसिड कहाँ पे ट्रैप हो गया, दांतों के बीच में, माउथ के अंदर, है ना। तो पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, पीएच वैल्यू घट जाएगी। और ये जो मतलब हमारे दांतों का मीडियम कैसा हो जाएगा, एसिडिक। और वो एसिडिक धीरे धीरे घिसने लगेगा किसको, टूथ एनिमल को। जो टूथ एनिमल इतना अच्छा खासा मोटा था वो बाद में कैसा रह जाएगा, पतला सा रह जाएगा। और अगर मान लो आपने ब्रश और कर लिया, मतलब आपने खाना खाया और लोग कहते हैं खाना खाने में तुरंत ब्रश करना चाहिए, खाना खाने में कभी भी तुरंत ब्रश नहीं करना चाहिए। अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद ब्रश कर रहे हो, आपके जो दांत है ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं है, 40-50 साल की उम्र में आप हो जाओगे बिल्कुल। हाँ मतलब सिर्फ जीभ जीभ दिखेगी, दांत नहीं दिखेंगे कभी, बोलते थे। क्या कह रहे हो, नहीं मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। खाना खाने के तुरंत बाद वो बैक्टीरिया शुगर इंटेक करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं टूथ एनिमल के ऊपर। टूथ एनिमल जब एसिड के संपर्क में आता है कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है थोड़ा सा। जिस वक्त आपका टूथ एनिमल सॉफ्ट हो गया था, आपने उसी वक्त ब्रश कर दिया, तो अब मुझे बताओ टूथ एनिमल घिसेगा या ठीक हो जाएगा, जाहिर सी बात है घिस जाएगा हमारा। तो आपको करना क्या है, आपने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद आपको अगर अपने मुंह को साफ करना है तो पानी से आपको, पानी को घुमाओ पूरे मुंह में, उससे आप कुल्ला वगैरह करो, तो उससे क्या होगा, जो एसिड वगैरह होगा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और आप कम से कम आधे घंटे तक का वेट करो, उसके बाद ही आपको क्या करना है, ब्रश करना है। क्योंकि आधे घंटे में जब एसिड की मात्रा कम हो जाएगी, टूथ एनिमल जो हमारा वापस कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। और जब टूथ एनिमल हार्ड हो जाएगा फिर आप ब्रश करो, आपके टूथ एनिमल को कोई नुकसान नहीं होगा। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे क्या बताया। देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, एक एक करके एक बार इसको दोबारा फिर से रिवीजन करते हैं। हमारे माउथ के अंदर हर वक्त कौन उपस्थित होते हैं, जल्दी बताओ, बैक्टीरिया। और जब भी हम कोई शुगरी सब्सटेंस खाते हैं तो वो बैक्टीरिया उस शुगरी सब्सटेंस को क्या करते हैं, इंटेक करते हैं, और वेस्ट के तौर पे क्या निकालते हैं वो। और वो एसिड कहाँ पे ट्रैप हो जाता है, दांतों के बीच में। अब अगर वो दांतों के बीच में ट्रैप हो जाएगा तो अब दांतों का जो जो टूथ एनिमल है, जो टूथ का जो एनिमल है, इसका पीएच घटेगा और टूथ एनिमल कैसा हो जाएगा, हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अगर मान लो उसी वक्त आपने ब्रश कर दिया, ठीक है, तो आपका टूथ एनेमल क्या हो जाएगा, घिस जाएगा, पतला हो जाएगा और पहले से। और जब आपका बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा तो आपका जो दांत है वो डेकी, मतलब आपके जो दांत जो होंगे वो बेकार हो जाएंगे, सेंसिटिविटी, झंझनाहट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और दांत बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ठीक है। तो जो मतलब अगर आप चाहते हो आपके जो टीथ है वो अच्छे तरीके से मेंटेन रहे, तो आपको अपने माउथ का पीएच वैल्यू मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। अब मेरी बात सुनो, एक और बात, हमारे माउथ के अंदर एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा दी किसने, बैक्टीरिया ने। तो हमारे पास जो वो होते हैं टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट के अंदर अच्छी मात्रा में क्या होना चाहिए, बेस, क्या होना चाहिए। आप जो भी टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हो उसके अंदर चारकोल हो, नमक हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब सिर्फ किससे है, बेस से। अगर आपके टूथपेस्ट के अंदर पर्याप्त मात्रा में बेस है तो आप उस टूथपेस्ट को आराम आराम से अपने पूरे मुंह के अंदर घुमाओ, हर दांतों के बीच में उसको लेकर के जाओ टूथपेस्ट को, जिससे क्या होगा, पूरे दांतों के बीच का जो एसिड हो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमारा पीएच वैल्यू वापस मेंटेन हो जाएगा। और इस तरीके से आप अपने
और जो ओरल हाइजीन है जो आपकी, उसको मेंटेन कर सकते हो। ठीक है भाई, तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस है पीएच की। इतनी बात क्लियर आ गई। तो अभी तक हमने दो बातें पढ़ी, एक पीएच ऑफ स्टमक एंड पीएच ऑफ बकल कैविटी। या फिर अगर आप बकल कैविटी के पीएच का ध्यान नहीं रखोगे, अगर इसकी पीएच वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो गई तो आपके दांत गलने स्टार्ट हो जाएंगे, और जिसको उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टूथ डेके। और अगर आप चाहते हो आपके दांत ना गले, तो आपको क्या करना है, जल्दी बताओ। आपको एक ऐसा टूथपेस्ट सिलेक्ट करना है जिसमें अच्छी खासी मात्रा में बेस उपस्थित हो। ठीक है, ताकि उस बेस से हमारे मुंह का एसिड न्यूट्रलाइज हो जाए। इतनी बात क्लियर है। ठीक है भाई, इसके बाद जो अगला है हमारा, वो है प्लांट्स एंड सॉइल। क्या है हमारा, तीसरे नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे, प्लांट्स एंड सॉइल। प्लांट्स एंड सॉइल, भाई देखो, जो हमारे प्लांट्स हैं उनको भी एक स्पेसिफिक पीएच की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मिट्टी का जो पीएच वैल्यू बहुत ज्यादा नीचे गिर गई, मतलब मिट्टी कैसी हो गई, एसिडिक, कैसी हो गई, तो एसिडिक मीडियम में प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। प्लांट छोड़ो, तुम भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर तुम उठा करके एक ड्राम में डाल दिया जाए जिसमें तेजाब भरा हुआ था, खत्म। ठीक है भाई। और अगर मिट्टी की पीएच वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो उस मीडियम में भी प्लांट सर्वाइव नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो हमारी जो फसल है, मतलब जो हमारे प्लांट्स हैं, वो अच्छे तरीके से ग्रो करें, तो आपको मिट्टी की पीएच का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल एक फर्टिलाइजर आता है जिसको हम उसमें मिलाते हैं, खेत के अंदर, मतलब खेत की मिट्टी में मिलाते हैं फसल करने से पहले। लेकिन फर्टिलाइजर का यूज बहुत ही धैर्यपूर्वक करना चाहिए। आप अगर फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो तो सबसे पहले अपनी मिट्टी की जांच कराओ, और अगर मिट्टी में वास्तविक में किसी मिनरल की या किसी चीज की कमी है, उसी केस में आपको फर्टिलाइजर मिलाना, वरना नहीं मिलाना। और अगर मान लो डॉक्टर ने कह दिया कि आपको 1 बीघा खेत के अंदर आपको सिर्फ 1 किलो फर्टिलाइजर मिलाना है, और आपने सौ में मिला दिया 2 किलो, तो पता क्या होगा, मिट्टी की जो पीएच वैल्यू है वो नीचे घट जाएगी, और मिट्टी कैसी हो जाएगी, एसिडिक। अब अगर मिट्टी एसिडिक हो जाएगी, तो हमारे खेत के अंदर जो मिट्टी के अंदर कौन होते हैं, फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर, केचुए, अर्थवॉर्म, वो मिट्टी की क्या बढ़ाते हैं, उपजाऊता। मतलब मिट्टी को ज्यादा पोरस बनाते हैं। पोरस मतलब छेदक मिट्टी मतलब ताकि ऑक्सीजन अंदर तक जाए मिट्टी के। और क्या करते हैं वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं, किसकी, मिट्टी की। मिट्टी ज्यादा से ज्यादा पानी सोख के रखेगी। ठीक है भाई। और क्या होगा, और मतलब कुल मिलाकर के जो हमारे केंचुए होते हैं वो क्या करते हैं, वो मिट्टी को क्या करते हैं, फर्टाइल बनाते हैं, मतलब मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। लेकिन अगर आपने मिट्टी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर मिला दिया, मिट्टी को एसिडिक बना दिया, तो क्या वो उस एसिडिक मीडियम के अंदर अर्थवॉर्म सर्वाइव कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सारे अर्थवॉर्म मर जाएंगे। भूल जाओ, आपकी मिट्टी बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी है। ठीक है, और एक तो उस मिट्टी के अर्थवॉर्म भी सारे, फ्रेंड ऑफ द फार्मर भी खत्म हो गए सारे। और आप उस मिट्टी के अंदर क्या ग्रो नहीं कर पाओगे, आपकी क्रॉप भी ग्रो नहीं करने की उसके अंदर। अगर आप क्रॉप ग्रो करोगे तो उसका जो आउटपुट मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा। तो हमको, हम जब भी किसी क्रॉप को उगाते हैं, जब भी हम किसी क्रॉप को उगाते हैं, तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि क्या हमारी मिट्टी का पीएच मेंटेन है या नहीं है। अगर मान लो पीएच वैल्यू बहुत ज्यादा गिर गई है नीचे, मिट्टी को कैसी हो गई है, एसिडिक हो गई है, तो उसके इसमें क्या करेंगे, मिट्टी के अंदर मतलब खेत में चूना मिलवा देंगे। जो चूना होता है सफेद रंग का, जो कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह होते हैं, वो थोड़ा सा बेस होता है। तो चूना मिलाने से मिट्टी के अंदर जो उसकी पीएच वैल्यू होती है, क्या हो जाएगी, वो मेंटेन हो जाएगी। और अगर मान लो हमारे मिट्टी के अंदर बेस की मात्रा बहुत ज्यादा हुई है, गलती से ज्यादा चूना मिला दिया, तो उसको ठीक कैसे करेंगे, वापस फर्टिलाइजर मिला देंगे, थोड़ा सा मतलब एसिडिक मिला देंगे, तो हमारी मिट्टी नॉर्मल हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो किसी मिट्टी के अंदर प्लांट अच्छे तरीके से ग्रो करे, तो हमको उस मिट्टी की पीएच वैल्यू भी अच्छे तरीके से समझनी पड़ेगी। हाँ, फर्टिलाइजर एसिडिक होते हैं, फर्टिलाइजर एसिडिक होते हैं, ज्यादा फर्टिलाइजर नहीं मिला सकते हम। ठीक है भाई, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। बाकी अभी बहुत सारी बातें करनी है इनके बारे में, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं।